Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को प्रेजेंटेड बाय मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। सोना क्या नहीं कर सकता। को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार। सूर्या है तो भरोसा है। प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डीकोड करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की करीबी दोस्त और तमिल फिल्मों की मशहूर एक्टर त्रिशा कृष्णन के अपमान को लेकर एक नया तूफान आ गया है। डीएमके के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अपनी एक रैली के दौरान त्रिशा पर एक अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हमारा पॉइंट आज ये है कि उदयनिधि स्टालिन को किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, ये हक उन्हें नहीं मिला है। राजनीति में महिलाओं के अपमान और किसी की प्राइवेट लाइफ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही देश ये भी याद रखेगा कि यही उदयनिधि पिछले 3 वर्षों से लगातार सनातन और हिंदू धर्म का अपमान करते आ रहे हैं। तब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज त्रिशा के खिलाफ एक टिप्पणी करते ही अगले ही दिन मुख्यमंत्री विजय ने पुलिस भेजकर उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से उठवा लिया। इसके बाद हम आपको भारत की परीक्षा व्यवस्था का कड़वा सच दिखाएंगे। हमारे देश में नौकरी के लिए होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं का सक्सेस रेट सिर्फ 0.17% है। वर्ष 2025 में 5,76,000 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 958 छात्र ही सफल हो पाए और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था मेरिट टेस्ट के बदले एलिमिनेशन पर आधारित है। ज्यादातर 99.5% जो छात्र हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इन छात्रों का क्या होगा, आज इसके बारे में बताएंगे। और आखिर में हम आपको 100% नेचुरल और 100% प्योर जैसे दावों के साथ बाजार में बिकने वाले खाने के सामान का पूरा सच दिखाएंगे। भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी फसाई ने कई प्रोडक्ट्स में डाबर के 100% शुद्ध वाले दावे पर रोक लगा दी है। अब तक आप भी शहद, घी और कोकोनट वाटर जैसे तमाम प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल और शुद्ध मानकर खरीदते आ रहे थे, लेकिन यह दावा पूरी तरह से झूठा है और अब भारत के बाजारों में कोई भी कंपनी इस तरह का दावा नहीं कर सकती कि उनका प्रोडक्ट 100% शुद्ध है या 100% नेचुरल है, क्योंकि ये 100% ना तो शुद्ध हैं और ना ही नेचुरल हैं। ये सिर्फ आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो आज इन सब की पोल खोलेंगे हम आपके साथ मिलकर। लेकिन आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से आ रही है, जहां विपक्ष के नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर 48 साल के उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने लगभग 9 घंटों के लिए गिरफ्तार कर लिया। उदयनिधि पर आरोप है कि उन्होंने 3 अगस्त को अपनी एक रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की करीबी दोस्त, नजदीकी दोस्त और तमिल फिल्मों की मशहूर एक्टर त्रिशा कृष्णन पर एक अश्लील टिप्पणी की थी, उनका मजाक उड़ाया था और यह मजाक उन्होंने जोसेफ विजय के संदर्भ में उड़ाया था, उनका अपमान करने के लिए उड़ाया था। और यह टिप्पणी इतनी अभद्र है जो उन्होंने की कि यहां नेशनल टीवी पर हम उसे ना तो आपको सुना सकते हैं और ना ही आपको बता सकते हैं। जंतर मंतर पर जो छात्र इकट्ठा हुए थे और एक से एक अश्लील टिप्पणी कर रहे थे, लगभग वैसी ही टिप्पणी तमिलनाडु के इस नेता ने की है। तो उन बच्चों की तो कितनी ट्रोलिंग हुई आपने देखा होगा। ऐसे ही हमारे देश में जब ये नेता ऐसी अभद्र और अश्लील टिप्पणियां करते हैं
तो इनकी ट्रोलिंग क्यों नहीं होती, आज इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब उदयनिधि स्टालिन ने यह आपत्तिजनक बात कही तृषा के लिए, तो इस बयान के 24 घंटे के अंदर ही तमिलनाडु की पुलिस ने उदयनिधि को आज सुबह 11 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। तो आज सुबह 11 बजे उदयनिधि के घर के बाहर पुलिस की एक बड़ी टीम अपने साथ एक बस लेकर पहुंची। यानी पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाने की पूरी तैयारी करके आई थी। तब तक घर के बाहर उदयनिधि के समर्थकों और उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी चौड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी और ये लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। यानी पूरा पॉलिटिकल ड्रामा वहां पर चल रहा था। घर के अंदर उदयनिधि के परिवार के लोग पुलिस अधिकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, या ये भी कह सकते हैं उन पर रौब जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने कहा कि हम उदयनिधि को लेकर ही जाएंगे। इसकी वजह यह थी कि उदयनिधि को गिरफ्तार करने का ऑर्डर सीधे मुख्यमंत्री विजय ने दिया था। अब आप वो वीडियो देखिए जिसमें उदयनिधि की पत्नी गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों से बहस कर रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें अभी थोड़ा और समय चाहिए। Right, okay. अब हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताते हैं और ये कहानी काफी फिल्मी है क्योंकि इस कहानी में फिल्मी किरदार हैं। ये पूरी कहानी भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह है जिसमें दोस्ती है, अपमान है और फिर प्रतिशोध है।
इस कहानी के 3 सबसे बड़े किरदार हैं। पहला किरदार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री 52 साल के जोसेफ विजय। दूसरा किरदार 43 साल की मशहूर एक्टर त्रिशा कृष्णन, और वो जोसेफ विजय की करीबी दोस्त भी हैं और बहुत ही सफल एक्ट्रेस हैं। और तीसरा 48 साल के उदयनिधि स्टैलिन, ये तीसरे किरदार हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक रैली से, जहां उदयनिधि स्टैलिन ने विजय की बहुत ही करीबी दोस्त त्रिशा पर एक बेहद अश्लील और अभद्र टिप्पणी की, और उसके बाद उनके तमाम कार्यकर्ता तालियां बजाने लगे, त्रिशा त्रिशा चिल्लाने लगे। सोचिए, एक पॉलिटिकल रैली में जहां कार्यकर्ता हैं उदयनिधि स्टैलिन के, जहां समर्थक हैं उनके, डीएमके की रैली है। आप देख सकते हैं इस रैली में एक तरफ उदयनिधि के पिता स्टैलिन की तस्वीर लगी हुई है, दूसरी तरफ उनके दादा डीएमके के जो अध्यक्ष थे करुणानिधि, उनकी तस्वीर लगी हुई है। और यहां पर इतने लोगों के बीच एक महिला का अपमान किया जा रहा है और लोग खुश हो रहे हैं, त्रिशा त्रिशा के नारे लगा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। और इन्हीं तालियों से और इन्हीं नारों से प्रभावित होकर उदयनिधि स्टैलिन लगातार बोलते चले गए, और उन्होंने त्रिशा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो मैं यहां आपको नेशनल टीवी पर नहीं बता सकता। बेहद अश्लील और फूहड़ बात है। लेकिन उदयनिधि शायद ये भूल गए थे कि अब विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, बल्कि अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और अब पूरी सरकार, पूरा प्रशासन और पुलिस विजय के हाथ में है। और अगर कोई विजय की 22 साल पुरानी दोस्त त्रिशा पर इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करेगा, तो अब विजय उसे सबक सिखाने की पूरी ताकत रखते हैं, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा और शक्तिशाली क्यों ना हो। उदयनिधि खुद तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के बेटे हैं। उनके दादा डीएमके के अध्यक्ष करुणानिधि, वो भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी करुणानिधि की तीसरी पीढ़ी है। लेकिन विजय ने आज उदयनिधि स्टैलिन को, डीएमके के अध्यक्ष करुणानिधि के परिवार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। आज त्रिशा विजय की बहुत करीबी दोस्त मानी जाती हैं। उनका आपसी रिश्ता कुछ भी हो, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसकी 2 वजहें हैं। पहला, राजनीति में भी आपको किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। अगर विजय की कोई दोस्त है, उनके किसी के साथ रिश्ते हैं या नहीं हैं, इसका इस्तेमाल राजनीति में उन पर अटैक करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपको उन पर अटैक करना है तो आप मुद्दों पर कीजिए, सरकार की परफॉर्मेंस पर कीजिए, सिद्धांतों पर कीजिए। और दूसरा, किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी करना वैसे भी उसका एक बहुत बड़ा अपमान है, और यह किसी को भी शोभा नहीं देता। लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी महिला का अपमान करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक बहस नीतियों पर होनी चाहिए, मुद्दों पर होनी चाहिए, सरकार की नाकामी पर होनी चाहिए, सरकार के काम पर होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की प्राइवेट लाइफ पर कभी नहीं। उदयनिधि की पार्टी डीएमके को इस बार तमिलनाडु की जनता ने हरा दिया। साफ संदेश दे दिया कि हमें डीएमके नहीं चाहिए, हमें स्टैलिन नहीं चाहिए, स्टैलिन का बेटा भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक नया चेहरा, और वो नया चेहरा था जोसेफ विजय। इसके बावजूद, इतनी करारी हार के बावजूद, उदयनिधि इससे कुछ सीखे नहीं, और लगातार वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लगता है कि उन्होंने अपनी हार से कोई सबक नहीं लिया, एक और गलती उन्होंने कर दी। इस समय उदयनिधि का यह अश्लील बयान सुनकर तमिलनाडु की जनता आज शायद यही सोच रही होगी कि उन्होंने डीएमके को चुनाव में हराकर बिल्कुल सही फैसला लिया है। ऐसे बयान देकर उदयनिधि अपनी पार्टी डीएमके और अपने पिता एमके स्टैलिन का राजनीतिक भविष्य ही बर्बाद कर रहे हैं, अपने पिता का नुकसान कर रहे हैं, अपनी पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं, और लोगों को यह भी बता रहे हैं कि उनकी खुद की सोच कैसी है। आज उदयनिधि स्टैलिन की पहचान तमिलनाडु में नेता प्रतिपक्ष से भी ज्यादा एक ऐसे नेता की बन गई है जो बार बार सनातन धर्म का अपमान करता है। इसीलिए उत्तर भारत में भी लोग उदयनिधि स्टैलिन का नाम जानते हैं। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उत्तर भारत के लोग या पूरे देश के लोग उनके बारे में जाने। ना तो उनमें ऐसी कोई मेरिट है, ना उनके पास ऐसा कोई स्किल है, ना ऐसी कोई काबिलियत है, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम किया है कि आज हम और आप उनके बारे में बात भी करें। लेकिन फिर भी देश के लोग उनका नाम जानते हैं,
इसलिए कि उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणियां सनातन धर्म के बारे में इससे पहले की हैं कि कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति उन्हें कभी पसंद नहीं करेगा। इसी साल मई के महीने में उदयनिधि ने तमिलनाडु की विधानसभा में विजय के सामने यह कहा था कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है और इस धर्म को तो खत्म कर देना चाहिए। अगर विजय ने उसी दिन उदयनिधि के बयान का खुलकर विरोध किया होता तो शायद इस बार उदयनिधि त्रिशा पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन उस दिन विजय ने भी बिल्कुल विरोध नहीं किया। उन्होंने सनातन धर्म के बारे में इतनी आपत्तिजनक बात की और विजय चुपचाप बैठकर सुनते रहे। आज जब त्रिशा पर यह बात आ गई तो विजय का खून खौलने लगा और विजय ने तुरंत उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन उस दिन अगर वो बोले होते तब हम बात मानते। इससे पहले वर्ष 2023 में भी उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया के बुखार से की थी। पिछले 3 वर्षों में उदयनिधि 2 बार सनातन धर्म पर ऐसे आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं। सनातन धर्म पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद भी उदयनिधि पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन त्रिशा का अपमान करते ही तुरंत अगले दिन सुबह पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उदयनिधि के अंदर इतनी हिम्मत और इतना घमंड कहां से आता है? यह आता है खानदान से, परिवार की ताकत से, परिवारवाद की ताकत से। उनके पिता एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके दादा एम. करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 पीढ़ियों से सोचिए, वो तीसरी पीढ़ी है और वो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उदयनिधि राजनीति में परिवारवाद की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। हमारे देश में जो परिवारवाद है राजनीति में, और खास तौर पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलती हैं, जहां नेता का बेटा फिर अगला मुख्यमंत्री बनता है, फिर उसका बेटा अगला मुख्यमंत्री बनता है, जहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनते चले जाते हैं, पार्टी अध्यक्ष इसलिए बनते चले जाते हैं क्योंकि वो एक राजनीतिक खानदान में पैदा हुए हैं, चाहे उनके पास कोई काबिलियत हो या ना हो। हमारे देश में जब भी 2 पुरुषों के बीच लड़ाई होती है तो महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है और यह बहुत दुख की बात है। महाभारत में द्रौपदी हो या रामायण में सीता हो या फिर तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता हो, हर बार राजनीति में महिलाओं को ही इसका नुकसान सहना पड़ता है, चाहे राजनीति हो या युद्ध का मैदान हो या 2 पुरुषों के बीच आपसी दुश्मनी हो। तमिलनाडु बदले की राजनीति और महिलाओं का अपमान करने के लिए वैसे भी कुख्यात रहा है। आज मैं आपको एक पुरानी कहानी सुनाना चाहता हूं। फ्लैशबैक में लेकर आपको चलते हैं। आज से लगभग 37 साल पहले वर्ष 1989 में तमिलनाडु की विधानसभा में विपक्ष की नेता और AIADMK की नेता जयललिता की साड़ी खींचने की कोशिश हुई थी। यह विधानसभा में हुआ था। उस समय की तस्वीर मैं आपको आज दिखा रहा हूं। जयललिता का अपमान हुआ था विधानसभा में सबके सामने, उनकी साड़ी खींच ली गई थी। इस घटना का आरोप उदयनिधि स्टालिन की पार्टी DMK के विधायकों पर ही लगा था और तब उदयनिधि के दादा एम. करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और वो खुद उस समय विधानसभा में मौजूद थे। इसके बाद जयललिता ने कसम खाई थी कि वो इस विधानसभा में, इस सदन में तभी लौटेंगी जब वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन चुकी होंगी और उसके बाद वो लोगों को बताएंगी अपनी ताकत। और इसके ठीक 2 साल के बाद वर्ष 1991 में ही वो दिन आ गया। जयललिता पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद उन्होंने भी फिर अपनी ताकत दिखानी शुरू की। और फिर वर्ष 2001 में तमिलनाडु में करुणानिधि को तमिलनाडु की ही पुलिस ने आधी रात के बाद उनके घर से गिरफ्तार किया था और तब पुलिस उन्हें ऐसे बुरी तरीके से खींच कर ले गई थी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उन तस्वीरों की तब पूरे देश में बड़ी चर्चा हुई थी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को कैसे पुलिस इस प्रकार से उठाकर ले गई। लेकिन जयललिता अपने अपमान को भूली नहीं थी और इसीलिए कहा गया था कि यह जयललिता का राजनीतिक प्रतिशोध था। यह तो फ्लैशबैक था। अब आपको आज के युग में लाते हैं और आपको यह बताते हैं कि आखिर ये त्रिशा हैं कौन, जिनके ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी हुई, जिससे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय इतने नाराज हो गए, इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने
अपने नेता प्रतिपक्ष को घर से ही उठवा लिया। विजय के जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण में, हर महत्वपूर्ण मौके पर तृषा उनके साथ दिखाई देती हैं। उनकी बहुत ही करीबी दोस्त हैं। चाहे विजय का जन्मदिन हो या फिर विजय का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह हो। अब देखिए, इसी साल 22 जून को विजय का जन्मदिन था और 23 जून को तृषा ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया जिसमें उन्होंने विजय को जन्मदिन की बधाई दी। और इस तस्वीर में आप विजय और तृषा को एक साथ केक के साथ देख सकते हैं। तृषा ने इस पोस्ट में लिखा था, टू द पर्सन हु मेक्स इट ऑल वर्थ इट, हैप्पी बर्थडे। हिंदी में मतलब है उस इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं जो हर पल को खास बना देता है। इसी साल मई के महीने में जब विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उस शपथ ग्रहण समारोह में तृषा को एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। इसमें विजय का परिवार भी था और परिवार के साथ तृषा भी थी। इसी साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही विजय की पत्नी ने घोषणा की थी कि उनका तलाक हो रहा है और वहां के बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि ये जो तलाक हो रहा है ये विजय और तृषा की दोस्ती की वजह से हो रहा है। अब उनके विरोधी, विजय के जो विरोधी हैं, वो तृषा को निशाना बना रहे हैं। तृषा का अपमान करके वो विजय पर हमला करना चाहते हैं, विजय को कमजोर करना चाहते हैं। वैसे ये पूरी घटना लोगों को विजय की पुरानी फिल्मों की याद दिला रही है। वर्ष 2004 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गिल्ली। इस फिल्म में विजय और तृषा दोनों ही थे। लीड रोल में विजय और तृषा थे। यह फिल्म तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर यानी सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में विजय तृषा को बचाते हैं और उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए वो फिल्म में खलनायकों से भिड़ जाते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि असल जिंदगी में भी विजय तृषा के सम्मान के लिए अपने पुराने दोस्त और राजनीतिक विरोधी से टकरा गए हैं। वैसे विजय और तृषा तमिल सिनेमा की सबसे लोकप्रिय जोड़ियों में से एक रहे हैं। ये दोनों पिछले 22 वर्षों से लगभग 6 फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं। तृषा 43 साल की हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा की सबसे सफल और सबसे लोकप्रिय स्टार्स में से एक मानी जाती हैं। सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव यानी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक उन्हें माना जाता है और द क्वीन ऑफ साउथ इंडिया भी उन्हें कहा जाता है। क्वीन ऑफ साउथ इन्हें कहा जाता है। पिछले 27 वर्षों में वो लगभग 65 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा नाम है और जैसा मैंने आपको बताया, उनके जो चाहने वाले हैं वो उन्हें क्वीन ऑफ साउथ कहते हैं। और अब इन्हीं के ऊपर विजय और उदयनिधि आपस में टकरा रहे। वैसे तो विजय और उदयनिधि भले ही विरोधी पार्टियों में हों, आज एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन हो, लेकिन ये पुराने दोस्त भी रहे हैं और इन्होंने साथ में फिल्मों में काम भी किया है। जोसेफ विजय की तरह राजनीति में आने से पहले उदयनिधि खुद भी एक फिल्म एक्टर थे और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने फिल्मों में भी पैसा लगाया है और वर्ष 2008 में जोसेफ विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुरुवी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर उदयनिधि स्टालिन ही थे। आपको याद होगा, इसी वर्ष मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उदयनिधि से खुद उनके यहां जाकर मुलाकात की थी। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों के संबंध अच्छे हैं। लेकिन अब वक्त ने विजय और उदयनिधि को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी तो बन ही गए हैं, लेकिन अब दोनों में एक पर्सनल दुश्मनी भी हो चुकी है और उसका कारण है विजय की दोस्त तृषा। और तृषा का जो अपमान किया है उदयनिधि ने, ये विजय को बर्दाश्त नहीं। अब से थोड़ी देर पहले उदयनिधि स्टालिन को गिरफ्तारी के लगभग 9 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। आज गिरफ्तारी के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने उदयनिधि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था और तब तमिलनाडु पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध भी नहीं किया, लेकिन यह शर्त जरूर रखी कि अभी पुलिस को उदयनिधि से पूछताछ करनी है और यह पूछताछ तमिलनाडु की पुलिस तंजावुर शहर से 27 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन में कर रहा है। ये उदयनिधि के घर से 27 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर यह पूछताछ उनसे की और इसी शहर में उदयनिधि ने यह विवादित टिप्पणी की थी, इसलिए इसी शहर के पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ हो रही है। और अब से थोड़ी देर पहले जब तमिलनाडु पुलिस की पूछताछ के बाद उदयनिधि स्टालिन जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले तो डीएमके के हजारों समर्थक
नारे लगाने लगे, उनका स्वागत करने लगे। वहां उदयनिधि का स्वागत ऐसे हुआ जैसे वो कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हों। उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, उनके समर्थक आतिशबाजी कर रहे हैं जैसे विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा हो। और ऐसा लगता है ये देखकर जैसे उदयनिधि तमिलनाडु के लोगों के लिए कोई शायद बहुत बड़ा काम करके आए हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत कर आए हैं, या फिर शायद उन्होंने विधानसभा चुनाव ही जीत लिया है। सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखिए। हमारे देश में दिखावे की राजनीति होती है, भ्रम फैलाने की राजनीति होती है। हमारे देश की जो राजनीति है वो तस्वीरों और वीडियोस की राजनीति होती है। आप ये भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में से कहते हैं कि ये ऑप्टिक्स की राजनीति होती है। ये तस्वीरें भारत की राजनीति का चरित्र आपको बताती हैं, जहां एक महिला का अपमान करने वाले नेता को दोषी मानने की बजाय एक हीरो की तरह उसका स्वागत किया जाता है। भारत की जनता को ये तस्वीरें काफ़ी दिनों तक चुभनी चाहिए। जब जब महिला सम्मान की बात होगी तब तब इन तस्वीरों को याद किया जाएगा। आज उदयनिधि ने कहा है कि उनके भाषण का एडिटेड वीडियो शेयर करके ये झूठी कहानी बनाई गई है। उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है। ये जो है उनका जो बयान है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, इस बयान को एडिट कर दिया गया है और ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया। और वो इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस पूरे मामले में जो कुछ हुआ है इसे वो अदालत में चुनौती देंगे। आपको याद होगा जंतर मंतर पर कुछ गालीबाज युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सबको माफ कर दिया और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन इसी देश में मुख्यमंत्री की एक करीबी नजदीकी महिला मित्र का अपमान करने पर उदयनिधि स्टालिन को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो गालीबाज बच्चे वहां पर थे जिन्होंने अश्लील वीडियोस बनाए, अश्लील बातें कहीं, गालियां दी, उस समय उनकी कितनी ट्रोलिंग हुई। इस देश के लोगों ने उनके बारे में बहुत खराब बातें कही और आपको याद होगा हमने भी यहां उनकी बहुत आलोचना की थी और करनी भी चाहिए। लेकिन आज मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये तो जेन ज़ी के बच्चे थे जिन्हें आपने जंतर मंतर पर ये गालियां देते हुए सुना, लेकिन उदयनिधि स्टालिन तो जेन ज़ी के नहीं हैं। उनकी उम्र 48 साल है। बच्चों की तो ट्रोलिंग हुई इस अश्लील भाषा के लिए, लेकिन उदयनिधि स्टालिन की कोई टिप्पणी ना तो वायरल हो रही है और ना ही उनकी ट्रोलिंग हो रही है। तो इस दौरान जब जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट चल रहा था तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई आपको गालीबाज नेता तो मंजूर हैं, हमारे नेता भी तो कितनी खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब नेता ये करते हैं तो आपको मंजूर है, लेकिन जब प्रोटेस्टर्स ये बात करते हैं तो ये आपको मंजूर नहीं है। आज वही बात यहां दिखाई दे रही है कि लोगों ने इन बच्चों की तो बड़ी आलोचना की कि आपकी भाषा सही नहीं है, लेकिन वही आलोचना उदयनिधि स्टालिन जैसे नेताओं की भी होनी चाहिए।
वही ट्रोलिंग इन जैसे नेताओं की भी होनी चाहिए और हमारे जेन ज़ी को बताना चाहिए कि हमें भी ऐसे नेता नहीं चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट है आज आपके सामने, और जेन ज़ी के लोगों को भी मैं ये बताना चाहता हूं, देश के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी जब भी कोई करे, चाहे वो नेता है, चाहे वो अभिनेता है, चाहे वो जेन ज़ी का है, या वो कोई 50 साल 60 साल का व्यक्ति है, सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए, सबकी बराबरी की ट्रोलिंग होनी चाहिए। फिर तो ये तो दक्षिण भारत की राजनीति थी। दक्षिण के बाद अब हम उत्तर भारत में राजनीति के नए ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे। कॉकरोच आंदोलन के बाद विपक्ष के नेताओं में विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा चैंपियन बनने की एक नई रेस शुरू हो गई है, और इस रेस में जो दो नेता सबसे आगे चलना चाहते हैं वो हैं राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में E20 पेट्रोल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको याद होगा जो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर आजकल पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ियों में दिया जा रहा है, उसके विरोध में केजरीवाल सड़क पर उतर आए कि भाई ये बंद होना चाहिए, पेट्रोल में इथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है, इससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल असल में प्रधानमंत्री के घर तक मार्च करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो वहां तक पहुंच गए हेडलाइन तो तभी मिलेंगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें प्रधानमंत्री के घर से 4 किलोमीटर पहले ही रोक दिया और फिर वो वहीं पर 4 किलोमीटर दूर ही धरने पर बैठ गए। ये तस्वीरें आप देखिए। कुछ दिन पहले तक नीट पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बताने वाले केजरीवाल अब कुछ और बात कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन E20 पेट्रोल के मुद्दे पर होना चाहिए। क्या ये कॉकरोच पार्टी के साथ कोई कंपटीशन है? क्या वो अब अभिजीत दिपके के साथ कोई कंपटीशन करना चाहते हैं? क्योंकि कल तक कह रहे थे कि पेपर लीक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और पेपर लीक का जो मुद्दा है ये अब चिपक गया है कॉकरोच आंदोलन के साथ। इसलिए यहां तो केजरीवाल हार गए, इस रेस से बाहर हो गए। अब केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं कि एक नया आंदोलन, हम अपना नया आंदोलन खड़ा करेंगे और हम वो E20 पेट्रोल के मामले पर यह आंदोलन करेंगे, और वो ये कहते हैं कि ये मुद्दा तो पेपर लीक से भी बड़ा मुद्दा है। सुनिए आप। हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो। यहाँ से उठा के सारे लोग जो भी साथी हैं यहाँ से अपना यहाँ से पिटीशन उठा के ले जाएंगे। आंदोलन करने से थोड़ी होगा, पूरे देश को ये नीट से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, पेपर लीक से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रंप का दबाव है। अब इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनता को जोड़ेंगे, और ताकि मोदी जी E20 से हम लोगों को मुक्ति दिलाएं। E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पे गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ना कोई रिसर्च, ना कोई आधार, ना किसी कंपनी का कोई डाटा, और उसके बाद आकर फिर इसी प्रकार का विवाद खड़ा करना। मुझे लगता है केजरीवाल जी को अब इस प्रकार की नीतियों से और इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि उनकी ये हरकत, उनकी ये फितरत और ये शरारत, जनता इससे पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। केजरीवाल का इस तरह का धरना देखकर बड़ी दिलचस्प बात लगती है। बड़े दिनों के बाद उन्होंने ऐसा कोई धरना दिया है। एक ज़माना था जब केजरीवाल अपने धरनों के लिए जाने जाते थे, बात बात पर धरने पर बैठ जाते थे, फिर वो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी पार्टी बढ़ती चली गई, सफलता मिलती चली गई, पंजाब में भी सरकार बन गई, फिर उन्होंने धरने देना छोड़ दिया, फिर वो अपने शानदार महलों वाली ज़िंदगी जीने लगे जिसमें आराम ही आराम था। अब बड़े दिनों के बाद केजरीवाल यहाँ धरने पर बैठे हैं, यानी जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, अब वापस वहीं आ रहे हैं, बैक टू बेसिक्स। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है,
इसे देखना ऐसा, वो इसलिए क्योंकि कॉकरोच आंदोलन ने देश के तमाम विपक्षी नेताओं को एक आईना दिखाया है। इस आईने में ये सारे विपक्षी नेता देख पा रहे हैं कि जनता से और खास तौर पर देश के युवाओं से, जेन जी से कैसे इन नेताओं का पूरा रिश्ता, इनका पूरा कनेक्ट खत्म हो चुका है। इन दोनों के बीच में कोई जुड़ाव ही नहीं है। देश की जनता को इनकी भाषा समझ में ही नहीं आती और देश की जनता से जो एक रिश्ता होना चाहिए नेता का, वो इनका खत्म होता जा रहा है। मोदी सरकार के आने के बाद से सिर्फ 2 ही सबसे सफल आंदोलन इस देश ने देखे हैं। पहला, किसान आंदोलन, जब मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेने पड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर उसका ऐलान किया था और कहा था कि मैं ये कानून वापस लेता हूं। और दूसरा, ये कॉकरोच आंदोलन, जब इस सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये 2 सबसे सफल आंदोलन आप कह सकते हैं 2014 से लेकर अब तक। और ये दोनों ही आंदोलन ना किसी विपक्षी पार्टी के थे और ना ही इनमें किसी भी विपक्षी नेता का कोई हाथ है, ना ही उसका कोई कंट्रीब्यूशन है। ये 2 सबसे सफल आंदोलन बिना राहुल गांधी के हुए हैं, बिना केजरीवाल के हुए हैं, बिना किसी भी विपक्षी नेता के हुए हैं। और जो आंदोलन इन्होंने करने की कोशिश की, वो सारे फेल हो गए। ये क्या बताता है? इसलिए अब विपक्षी नेता नींद से जाग रहे हैं। इतने वर्षों से सो रहे थे। इन्हें ना तो मुद्दे समझ में आते थे, ना जनता की भाषा समझ में आती थी, ना जनता की भावनाएं समझ में आती थी। अब जब से इन नेताओं की नींद टूटी है, अब ये बात बात पर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि न जाने कौन सा मुद्दा चल जाए, न जाने कौन सा मुद्दा बड़ा हो जाए, क्योंकि इन्हें खुद भी नहीं पता कि कौन सा मुद्दा चलेगा, कौन सा नहीं। इसलिए ये सारे मुद्दों पर धरने प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसे राजनीति में ट्रायल एंड एरर, यानी प्रयोग कर करके सीखने की रणनीति कहते हैं। प्रयोग करते चले जाओ, धरने प्रदर्शन पर बैठते चले जाओ, मुद्दे उठाते चले जाओ। 100 मुद्दे उठाएंगे, कम से कम एक तो चलेगा। मतलब यह कि विपक्षी पार्टियां और नेता हर मुद्दे पर अब विरोध प्रदर्शन करना चाहती हैं, हर मुद्दे पर धरने पर बैठना चाहती हैं, और इस उम्मीद में कि कहीं तो कोई मुद्दा चल जाए, कोई मुद्दा इनसे छूट ना जाए। केजरीवाल आज भी इसीलिए निराश होंगे क्योंकि जो अभिजीत दीपके उनकी टीम में एक जमाने में इंटर्न की तरह हुआ करते थे, इतने जूनियर हुआ करते थे, केजरीवाल की टीम में कहीं नीचे एक जूनियर की तरह काम करते थे, आज उसी अभिजीत दीपके का कद और आंदोलन के मामले में अभिजीत दीपके का सक्सेस रेट केजरीवाल से भी बेहतर है। आज अभिजीत दीपके का कद केजरीवाल से बड़ा हो गया है। आज उनकी रीच, जेन जी में उनकी पैठ केजरीवाल से बेहतर है। इससे पहले हाल के वर्षों में अन्ना हजारे के आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता था, जहां से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एंट्री हुई, जहां से एक नेता के रूप में उनका उदय हुआ था। लेकिन कॉकरोच आंदोलन के बाद लोग केजरीवाल के धरने को भूल गए हैं। इसीलिए अब राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे नेता इस गेम में वापस लौटना चाहते हैं और इसीलिए ये तरह तरह के जो मामले हैं ये उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल को आज फोमो लग रहा होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो भी सोचते होंगे कि जिन बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी, जिन बच्चों को हम यहाँ लेकर आए, जिन्होंने हमारे ही स्कूल में ट्रेनिंग ली है, जिस स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूं, उस स्कूल के छात्रों ने हमें पीछे छोड़ दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यह समस्या है केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की। हमारे देश में 35 दिनों तक कॉकरोच आंदोलन चला, खूब नारे लगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेता इस आंदोलन में आए और वो चाहते थे कि देश के अंदर बड़े बड़े बदलाव होने चाहिए। लेकिन पेपर लीक से शुरू हुआ यह आंदोलन सिर्फ भारत के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के मुद्दे पर सिमट कर रह गया। इस पूरे आंदोलन में भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खूब बातें हुई, दुष्प्रचार हुआ, लेकिन हमारे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए, किसी ने इस पर बात नहीं की। आज हम आपके लिए भारत के एग्जामिनेशन सिस्टम का कड़वा सच डिकोड करेंगे और इसका सबसे बड़ा सच ये तस्वीर है, कैसे भारत के लाखों छात्र हर साल प्राइवेट स्कूल, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग सेंटर और ऑनलाइन कोर्सेज से होते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक पहुंचते हैं। आज हमारे देश की यह स्थिति है जो हमने आपको यह बताई है। पूरा देश परीक्षा दे रहा है, लाखों लाखों छात्र देश के हर कोने में परीक्षा में बैठे हुए हैं। आपको लगेगा सारे देश के युवा ये एक ही काम कर रहे हैं। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक फैक्ट्री है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठे हैं और ये फैक्ट्री है प्राइवेट स्कूल्स की, कोचिंग सेंटर, ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूशन
और इस फैक्ट्री में से जब सामान निकलता है, इस फैक्ट्री से सफल प्रतियोगी निकलते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में पैसा बहुत लगता है। भारत में हर साल लाखों की संख्या में हमारे देश के युवा प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन परीक्षाओं का असली उद्देश्य होता क्या है? क्या ये परीक्षाएं सबसे बेहतर छात्र को चुनती हैं, सबसे योग्य छात्र को चुनती हैं? देश के लिए सबसे योग्य छात्रों को चुनना है इसका मकसद, या करोड़ों युवाओं को यह एहसास दिलाना है कि वो योग्य नहीं हैं, वो रिजेक्टेड हैं? यानी ये परीक्षाएं मेरिट पर रखने से ज्यादा छटनी पर ध्यान देती हैं। इन परीक्षाओं का पहला मकसद होता है छटनी करना। शुरू में ही 100 में से 98 लोगों की छटनी कर दो, वो सारे बेकार हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है, जहां से सिविल सर्विसेज में एंट्री होती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं यही परीक्षा पास करके। वर्ष 2025 में यूपीएससी की परीक्षा में 5,76,000 छात्र शामिल हुए, 5.25 लाख समझ लीजिए, जिनमें से सिर्फ 14,161 छात्र रिटन यानी मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई हुए, जबकि सिर्फ 2,736 छात्र इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचे। और आखिरकार इन 2,500 छात्रों में से भी 2700 में से भी सिर्फ 958 छात्र आखिरकार इस परीक्षा में पास हुए। यानी इस परीक्षा में जितने छात्र शामिल हुए उनमें से सिर्फ 0.17% सक्सेस रेट है यूपीएससी का। ये आप याद रखिएगा, 0.17% सक्सेस रेट है यूपीएससी एग्जाम का, यानी आधा % लोग भी पास नहीं होते। इसी परीक्षा में जो छात्र इंटरव्यू में शामिल हुए उनकी तुलना करें तो 35% छात्र सफल हुए और इंटरव्यू में भी 65% छात्र बाहर हो गए, असफल हो गए, रिजेक्ट हो गए। लेकिन जो छात्र असफल हुए, क्या वास्तव में वो छात्र अयोग्य थे? क्या वास्तव में उनकी मेरिट में कोई कमी थी, उनकी मेहनत में कोई कमी थी, परिश्रम में कोई कमी थी, या सीटें ही इतनी कम थीं कि उनके पास सफल होने का कोई मौका ही नहीं था? तो ये जो कम सीट हैं ये भी बहुत नाइंसाफी करती हैं। हमारे यहां प्रतियोगी परीक्षा अब मेरिट टेस्ट कम और एलिमिनेशन की एक मशीन ज्यादा बन गई है। एक एक नंबर पर छात्रों का भविष्य तय होता है और सिर्फ आधा नंबर कम होने पर भी आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा करियर बदल सकता है। आधा नंबर कम होने पर भी। सवाल यह है कि क्या इतनी बारीक लाइन प्रतिभा और अयोग्यता के बीच हो सकती है? क्या सिर्फ आधे नंबर से आप यह तय कर लेंगे कि ये छात्र प्रतिभाशाली है और ये छात्र बेकार है? हर साल लाखों युवा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, राज्य लोक सेवा आयोग, नीट जैसे बहुत सारी परीक्षाओं में बैठते हैं। अगर किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवार बैठते हैं और नौकरी सिर्फ एक को ही मिलनी है तो 99 उम्मीदवार तो बाहर होंगे ही। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी 99 लोगों में कोई क्षमता नहीं थी, बाकी 99 लोगों के पास मेरिट नहीं है, परिश्रम नहीं है, काबिलियत नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि जो अवसर हैं वो बहुत ही सीमित हैं, नौकरियां बहुत सीमित हैं, और यहीं से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। आज प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। आज हर उम्मीदवार कोचिंग, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स और न जाने क्या क्या करके किसी ना किसी प्रकार से सक्सेस रेट का ग्राहक बनना चाहता है। सक्सेस रेट सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में अपना नाम देखना चाहता है। जितनी ज्यादा प्रतियोगिता होगी उतना ही ज्यादा बिजनेस होगा, उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी शिक्षा केवल सीखने की प्रक्रिया नहीं रह जाती बल्कि एक महंगी आर्थिक दौड़ बन जाती है जो हमारे देश में है। जब करोड़ों उम्मीदवार होंगे और सीटें कुछ हजार होंगी तो एक क्वेश्चन पेपर की कीमत करोड़ों रुपए में जाएगी। इसीलिए तो क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। ऐसे में क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले बड़े बड़े गैंग्स, नकल कराने वाले गैंग्स, फर्जी उम्मीदवार और भ्रष्टाचार का खेल शुरू होता है। हमारे देश में मेरिट शब्द का इस्तेमाल सफल और असफल दोनों छात्रों के लिए किया जाता है। जो सफल हुआ उसके पास मेरिट है और जो असफल हुआ उसके पास मेरिट नहीं है। हमारे देश में मेरिट वाली ये सोच आज से 191 वर्ष पहले
ब्रिटिश सरकार के दौर में उनकी व्यवस्था और उनकी सोच पर आधारित है। वर्ष 1835 में ब्रिटेन के इतिहासकार और वहां के राजनेता लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई सिफारिशें की थी। ये सारा इन्हीं के विचार हैं। लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना है जो अपने खून और वर्ग में तो भारतीय हो, खून से भारतीय हो, पहचान में भारतीय हो, लेकिन उसकी रुचि, उसके नैतिक आदर्श और उसकी बुद्धि अंग्रेजों जैसी हो। वो अंग्रेजों की तरह सोचे। इसीलिए उनके लिए कई बार शब्द इस्तेमाल किया जाता है ब्राउन साहेब, यानी एक ऐसा साहेब जो त्वचा का रंग तो ब्राउन है लेकिन सोचता अंग्रेजों की तरह है। लॉर्ड मैकॉले की सोच थी कि भारत के लोगों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के लिए अंग्रेजी जरूरी है, और उनकी नीति ने शिक्षा व्यवस्था की दिशा बदल दी, जिसका असर हमारे देश की परीक्षा व्यवस्था पर हुआ। और पहली बार ये मेरिट वाली व्यवस्था आई जिसमें 99% हमारे जो छात्र हैं इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कहकर कि आपके पास मेरिट नहीं। लॉर्ड मैकॉले की सिफारिश पर ही हमारे देश में वर्ष 1854 में सिविल सर्विसेज कमीशन बनाया गया, जो आजादी के बाद यूपीएससी के नाम से जाना गया, जिसका नाम यूपीएससी रखा गया। वर्ष 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर इस परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय थे। उस समय भारत के लोगों को परीक्षा देने के लिए लंदन जाना पड़ता था और यूरोपीय विषयों की पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो आप सोचिए उस जमाने में 18वीं शताब्दी में 1864, 65, 70 के दौर में, दशक में कितने भारत के ऐसे लोग होंगे जो इम्तिहान देने के लिए लंदन जा सकें, जो यूरोप के विषयों की पढ़ाई कर सकें। यूपीएससी सहित आज भी हमारे देश में ज्यादातर परीक्षाओं में उसी मेरिट पर जोर दिया जाता है। अब जरूरत है कि इस परीक्षा व्यवस्था को बदला जाए। इसमें छोटी मोटी फाइन ट्यून करके कुछ नहीं होने वाला। इसमें मूलभूत तरीके से एक नया बदलाव लाने की जरूरत है। इसके पूरे ढांचे को, इसके पीछे की सोच को बदलने की जरूरत है। जिन छात्रों का भविष्य सिर्फ आधे नंबर से या एक नंबर से हमेशा के लिए बदल जाता है, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें मेरिट की कमी नहीं है। एक छात्र के 99.5% हैं, एक छात्र के 99% हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि उन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क है। और इसके लिए आज हम देश को 3 सुझाव देना चाहते हैं। पहला, हमारे देश में एक नेशनल टैलेंट पूल होना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए। इसमें उन उम्मीदवारों को कम से कम 3 या 5 साल के लिए रखा जाए जो कट ऑफ परसेंटेज से थोड़ा सा पीछे रह गए। नई परीक्षा कराने की बजाय सरकारी विभागों में, अलग अलग राज्य सरकारों में, नौकरियों में इन्हीं छात्रों को भर्ती कर लिया जाए, बजाय इसके कि हर बार अलग अलग विभाग की, अलग अलग राज्य सरकार की न जाने कितनी परीक्षाएं हो रही हैं। आप पूरे देश में एक नेशनल टैलेंट पूल बनाइए। आपने देखा होगा हमारे देश में क्रिकेट में भी एक टैलेंट पूल हमने बनाकर रखा हुआ है। आज हमारे देश में बीसीसीआई से जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं वो कम से कम 40-50 कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, जिसमें से हम 11 चुनते हैं और फिर उसमें रोटेट करते रहते हैं। ऐसा ही एक पूल, टैलेंट पूल हमारे देश में युवाओं का, छात्रों का होना चाहिए कि ये हमारे सबसे ब्राइट टैलेंट, ये छात्रों का टैलेंट पूल है। दूसरा, अब मेरिट की बजाय, कट ऑफ परसेंटेज की बजाय एक मेरिट बैंड सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। जैसे 95% से 100% नंबर पाने वालों की क्षमता लगभग एक जैसी होती है। आप ये नहीं कह सकते कि जिसके 98% नंबर आए हैं बच्चे के, वो कम प्रतिभाशाली है और 99% वाला ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसलिए इन्हें समान रूप से एक ही श्रेणी में रखा जाए। 95 से 100%, 90 से 95%, 85 से 90%, इस प्रकार की एक श्रेणी हम बना सकते हैं अलग अलग, और उन्हें एक मेरिट बैंड में रखा जाए। फिर इस मेरिट बैंड से अलग अलग विभागों की जरूरत है, उनके स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर छात्रों को चुना जाना चाहिए। और तीसरी बात, परीक्षा कैलेंडर निर्धारित समय पर लागू होना चाहिए। जैसे हमारे देश में ज्यादातर परीक्षाओं में अक्सर देरी होती है, नतीजे आने में महीनों, कई बार तो सालों लग जाते हैं। खास तौर पर राज्य सरकारों में होने वाली परीक्षाओं में अब हर भर्ती की समय सीमा तय होनी चाहिए कानूनन। जैसे परीक्षा का पहले विज्ञापन निकला, उसके बाद परीक्षा आयोजित की गई, फिर उसका रिजल्ट, और फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति, ये सब कुछ महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। और इसके लिए भी एक कानून होना चाहिए। ये 2-3 चीजें आज हम देश के लोगों के सामने
छात्रों के सामने, सरकारों के सामने रखना चाहते हैं। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी? चीन में हुई थी। चीन में 7वीं सदी में ही प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली शुरू हो गई थी, जिसमें जन्म या सिफारिश नहीं बल्कि लिखित परीक्षा के आधार पर अधिकारियों का चयन होता था। चीन में यह व्यवस्था लगभग 1300 साल से चल रही है। इसके बाद 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने भी योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली अपनानी शुरू की। जर्मनी ने वर्ष 1743 में ही उच्च प्रशासनिक पदों के लिए परीक्षाएं करानी शुरू कर दी, जबकि फ्रांस ने 1789 की क्रांति के बाद अपने सरकारी पदों पर योग्यता पर आधारित नियुक्तियों का सिद्धांत अपनाया। ब्रिटेन में लंबे समय तक सरकारी नौकरियां सिर्फ सिफारिश के आधार पर मिलती थीं, लेकिन फिर वर्ष 1855 में सिविल सर्विस कमीशन का गठन हुआ और वर्ष 1870 से ज्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं अनिवार्य कर दी गई। परीक्षाएं कराना अच्छी बात है, प्रतियोगिता कराना अच्छी बात है, लेकिन जिस परीक्षा में आप जानते हैं कि आधा % बच्चे ही सफल होंगे, तो आप बाकी के 99.5% छात्रों का क्या करेंगे? आज आपको यह भी सोचना होगा। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैसे भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी फसाई ने बाजार में मिलने वाले खाने पीने के कई सामानों में जो है नए आदेश लागू किए हैं। डाबर कंपनी जो है वो अपने कई प्रोडक्ट्स पर 100% शुद्ध और 100% नेचुरल कहकर बाजार में बेचता है। अब इस सब पर सरकार ने रोक लगा दी है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Keeping your money safe is important, but money was never meant to stop there. PNB Triumph brings savings, demat and trading together in one integrated account, helping your money move beyond saving and towards growth. Don't let your money get comfortable. सौ % शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। भारत की फूड सेफ्टी एजेंसी फसाई ने डाबर के कई प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल या 100% ऑर्गेनिक के दावे के साथ बेचने पर रोक लगा दी है। डाबर कंपनी अपने कई प्रोडक्ट्स को 100% नेचुरल, 100% प्योर, 100% ऑर्गेनिक और 100% प्योरिटी गारंटीड जैसे दावों के साथ बेच रहा था। फूड सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक भारत के नियमों के मुताबिक 100% जैसा कोई शब्द नहीं है और ऐसा लिखना गलत है। फसाई का कहना है कि पैकेज फूड पर किया गया कोई भी 100% का दावा सच होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसे लैब में प्रमाणित किया जा सके। किसी भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरह से नेचुरल नहीं माना जा सकता, क्योंकि पैकेजिंग या शेल्फ लाइफ बढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान खाने पीने के सामान में कई प्रकार के केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये जो आप पैकेट में जो सामान देखते हैं, जो आप पैकेट का दूध लेते हैं, घी लेते हैं, शहद लेते हैं और भी सामान लेते हैं जो कई महीनों तक खराब नहीं होता। ये जो जूस है ये कई महीनों तक खराब नहीं होता। कोकोनट वाटर कई महीनों तक खराब नहीं होता। आपको लगता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं इसे प्रिजर्व करने के लिए।
इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स पर 100% नेचुरल या 100% शुद्ध का दावा करना गैर कानूनी है और इससे लोगों में भ्रम फैलता है। जैसे कि पैकेज्ड कोकोनट वाटर या कोकोनट मिल्क में यदि स्टेबलाइजर या पानी भी मिलाया गया है तो वो 100% नेचुरल की श्रेणी में नहीं आता। इसी तरह अगर शहद में उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए या उसे प्रोसेस करने के दौरान कुछ केमिकल्स या कुछ बाहरी चीजें मिलाई गई हैं तो उसे 100% प्योर नहीं कह सकते। फसाई ने डाबर के ऐसे 7 फूड प्रोडक्ट्स जैसे शहद, घी, तिल का तेल, नारियल का तेल और नारियल पानी को बेचने पर तुरंत रोक लगा दी है। डाबर अपने 2 प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक होने के दावे के साथ भी बेच रहा था और उन पर जैविक भारत का लोगो भी उन्होंने लगाया हुआ था। इन प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक बताकर बेचने का सही सर्टिफिकेट यानी सही परमिशन भी डाबर के पास नहीं थी। हमारे देश में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए खास तौर पर फसाई से जैविक भारत का सर्टिफिकेट लेना होता है और फिर आप अपने प्रोडक्ट्स पर उनका ये जैविक भारत का लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिना अप्रूवल और सर्टिफिकेट के बाजार में भ्रम फैलाकर डाबर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान बेच रहे हैं गैर कानूनी तरीके से। अगर डाबर जैसी बड़ी कंपनी का यह हाल है तो बाकी की जो छोटी कंपनियां हैं वो क्या करती होंगी, आप अंदाजा लगाइए। फसाई ने आज ये स्पष्ट किया है कि हमारे देश में कोई भी कंपनी 100% नेचुरल, 100% प्योर या 100% ऑर्गेनिक के दावे के साथ अपने फूड प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। अब डाबर को 15 दिनों में बताना है कि उसने इस आपत्ति के बाद क्या सुधार किया है, क्योंकि नोटिस डाबर को दे दिया गया है। इस मामले में डाबर का पक्ष यह है कि उससे फसाई का नोटिस मिल गया है और वो अपने प्रोडक्ट्स की जांच कर रहे हैं। आज इस खबर की वजह से डाबर के शेयर में 4% की गिरावट आ गई। हमारे समाज में शुद्धता का बड़ा महत्व है, चाहे दूध हो, घी, शहद, मसाले, तेल या कोई भी खाने की चीज हमारी रसोई में हो। हम हमेशा शुद्ध चीज खरीदना चाहते हैं, शुद्ध चीज खाना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस मनोविज्ञान को समझती हैं, इसलिए अपने पैकेट पर बड़े अक्षरों में 100% प्योर या 100% नेचुरल लिखकर वो ग्राहक का भरोसा जीतने की कोशिश करती हैं और ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर गलत होती हैं। इसलिए अगली बार जब आप बाज़ार में जाएं और कोई कंपनी आपको ये लिख कर दे रही है कि हम 100% नेचुरल हैं, हम 100% प्योर हैं, तो समझ लीजिए ये गैर कानूनी है, इनकी शिकायत कीजिए। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। 605 बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। तो डिकोड के आज के इस एपिसोड को इस समय तक 6.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, यानी 67 लाख व्यूज हमें मिले हैं अभी तक। आप हर रोज अपना समय हमें देते हैं, अपना प्यार देते हैं, भरोसा देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हर पीढ़ी को अगली पीढ़ी बिगड़ी हुई लगती है, क्योंकि उसे बदलाव से ज्यादा
अपनी आदतों से प्रेम होता है। नमस्कार। तड़के वाली हरी हरी मिर्च है लाल लाल लज्जत से भरी मिर्च।